की राजधानी पटना में पिछले 15 दिनों के भीतर दो बेटियों संवेदना और अनामिका की संदिग्ध मौत ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस की थ्योरी और हकीकत के बीच जमीन आसमान का अंतर रहा। जहानाबाद की संवेदना का मामला ही देख लीजिए। 17 साल की ये बच्ची पटना के शंभू हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को हॉस्टल में बेहोश मिली और 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने शरीर पर चोट के गंभीर निशानों का दावा किया और रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। पहले पुलिस ने रेप की आशंका से इनकार किया, लेकिन जब 13 जनवरी को कारगिल चौक पर परिजनों ने हंगामा किया, तब जाकर 15 जनवरी को पुलिस ने माना कि सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है। 16 जनवरी को पोस्टमार्टम में भी सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं किया गया। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के हस्तक्षेप के बाद डीजीपी जागे और एसआईटी बनाई गई, लेकिन जांच प्रक्रिया सवालों के घेरे में। अब अनामिका केस पर भी गौर करिए। औरंगाबाद की इस बेटी की मौत को पुलिस आज भी सुसाइड बता रही है, लेकिन परिजन कई सवाल खड़े कर रहे हैं। परिजन पूछ रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल में लड़कों को प्रवेश कैसे मिला? बेटी के शरीर पर चोट के निशान थे, क्या ये निशान चीख कर कुछ और नहीं कह रहे? अगर सुसाइड नोट मिला है तो अब तक पुलिस ने उन्हें ये सुसाइड नोट यानी कि परिजनों को ये सुसाइड नोट क्यों नहीं दिखाया? मामला सिर्फ इन दोनों केसों का नहीं है, मामला इनसे कहीं बड़ा है। मामला बेटियों की सुरक्षा का है, बेटियों के सपनों का है, उनके हक हकूक का है, और मामला पटना या उन तमाम जगहों से चलने वाले हॉस्टल का है जो रहने के लिए छत देने के नाम पर मोटा पैसा तो वसूलते हैं, लेकिन सुरक्षा और सुविधाएं बिल्कुल नहीं देते। सवाल उन माता पिता के सपनों का है जो हालात और जमाने से लड़कर बच्चियों को बड़े बड़े शहरों में पढ़ने भेजते हैं, लेकिन बदले में ये शहर उन्हें बच्चियों की लाशें सुपुर्द कर रहे हैं और पुलिस उन्हें सुसाइड बताने पर तुली है। सवाल व्यवस्था पर है, सवाल सियासत पर है, जो जन सरोकार के मुद्दे पर वोट तो लेते हैं, लेकिन चुनाव बाद जन सरोकार के मुद्दे कहीं गुम हो जाते हैं। आज बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं पटना गर्ल्स हॉस्टल की सबसे बड़ी बहस। सबसे पहले सवाल दिखाएंगे आपको, सीधे सवाल आपसे पूछते हैं। बिहार और खासकर राजधानी पटना में गर्ल्स हॉस्टल संचालक लापरवाह क्यों है? गर्ल्स हॉस्टल संचालक के लिए, जो गर्ल्स हॉस्टल संचालन है, उसके लिए नियम क्या है? समय समय पर हॉस्टल के ऑडिट क्यों नहीं हो रहे? गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा राम भरोसे क्यों है? क्या गर्ल्स हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन होता है? गर्ल्स इशूज राजनीतिक मुद्दे क्यों नहीं बनते? छोटे शहरों की लड़कियां कैसे ट्रैप में फंस जाती हैं? लड़कियों की सुरक्षा पर बात क्यों नहीं होती? मेहमानों से भी आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से महेश दास और बीजेपी से मनीष पांडे जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से अजय यादव और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता अरुणिमा कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल महेश दास जी आपसे, बिहार में हॉस्टल की आड़ में जो लापरवाही का धंधा चल रहा है, भारी भरकम किराया वसूलने के बाद बच्चियों को कफन में लपेटकर परिवार को सुपुर्द किया जा रहा है, इन महागोरख धंधेबाजों पर कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही है? देखिए संतोष जी, जो भी नियमावली है हॉस्टल्स का, सारे नियमावली के तहत ही चल रहा था। जो मामला हुआ ये बहुत ही दुखद है। इसका पुलिस उच्च स्तरीय पदाधिकारी जो भी हैं, इनका उद्भेदन कर रही है और एक एक चीज पे, हर एक चीज पे नजर रख रही है। और निश्चित तौर पे जो भी स्टूडियो की आवाज बढ़ा दें, महेश जी की आवाज थोड़ी कम आ रही है, स्टूडियो की आवाज बढ़ाएं सबसे पहले जी। तो निश्चित तौर पे एक एक करके जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी, इसकी गारंटी है। महेश जी, हमने पड़ताल कराई थी। देखिए कुछ लोग पिछले 3 दिन से हम लगातार अपने विशेष कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाए हुए तस्वीरें समझने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में हॉस्टल, खासकर गर्ल्स हॉस्टल की जो स्थितियां हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इन दो मामलों की बात मैं कर रहा हूं, इन दोनों हॉस्टल की स्थिति आपने देखी, उन तस्वीरों में आपको पता होगा, जहां पर यह शंभू हॉस्टल था, जहां पर जहानाबाद की संवेदना, जो हमने नाम दिया है, उसकी मौत होती है, संदिग्ध मौत। वहां क्या सुरक्षा रही होगी?
आसपास गंदगी, कोई भी आ जा सकता है वहां पर। दूसरा, ये जो पटना के दूसरे हॉस्टल में जहां अनामिका ने दम तोड़ा है, औरंगाबाद की जो बेटी है, वहां की स्थिति क्या थी? वहां लड़के जा रहे हैं, प्रवेश मिल रहा है उनको हॉस्टल के अंदर, तो क्या सुरक्षा हो रही है? देखिए, इसके लिए मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहूँगा संतोष जी, कि इस तरीके के मामला को कम से कम वो प्रकाश में लाए और उस पर उचित कार्रवाई हो पाएगा कि जो लोग आड़ में गलती कर रहे थे, फायदा उठा रहे थे, उस पर अब मुकम्मल कार्रवाई होगी। इसके लिए धन्यवाद मैं देता हूँ आपके पूरे टीम और न्यूज 18 को कि इस तरीके के मामले, जो भी लोग आड़ में, सरकार के आड़ में इस तरीके का गलत धंधा कर रहे थे, इन लोगों पे एक एक चीज पे डीजीपी स्तर के सभी पदाधिकारी और जो भी पदाधिकारी हैं, खास करके एसआईटी में जो पदाधिकारी नियुक्त हैं, सभी एक एक मामले का उद्भेदन कर रही है। उस उद्भेदन के बाद जो भी लोग होंगे, चाहे वो हॉस्टल संचालक हो, चाहे वो पुलिस हो, सवाल जांच पर भी उठ रहे हैं, सवाल जांच पर भी उठ रहे हैं। एसएचओ रोशनी जो पहली रिपोर्ट देती हैं संवेदना के मामले में, वही एसआईटी के साथ भी देखी जाती हैं। 2 दिन पहले हमने इसको लेकर सवाल पूछे थे कि वो आखिरकार एसआईटी के साथ क्या कर रही है। खैर, आज हमारा मुद्दा दूसरा है, आज हम हॉस्टल पर बात करना चाहते हैं। उस पर हम बहुत सारे इश्यूज पर बात कर चुके हैं। ये हॉस्टल के ऑडिट होते हैं क्या? देखिए संतोष जी, मैं वही कह रहा हूं कि सरकार बहुत चीजें, जो कुछ चीजें होती है जो सरकार से बच के वो गोरख धंधा के रूप में चलाया जाता है, लेकिन उस तरीके के लोग जो छुप के करते हैं, तो ऐसे लोगों पे आपका जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पे और भी जो लोग होंगे उन पर भी उद्भेदन के बाद पूरी तरीके से कार्रवाई होगी। और नियमावली के तहत तो चलता था, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं, जो हर एक जगह होते हैं, हर एक क्षेत्र में होते हैं, जो बदनाम करना चाहते हैं सरकार को। तो उस तरीके के लोगों को इस पे मुकम्मल कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी लोग हो, उस पे मुकम्मल कार्रवाई होगी। संतोष जी, अजय जी, ये जो हॉस्टल के ऑडिट की बात मैं कर रहा हूं, गर्ल्स हॉस्टल के ऑडिट, ये बिहार में होते हैं क्या? पटना में होते हैं? क्योंकि पटना कोचिंग सेंटर का हब बनता जा रहा है। वहां पर मेरे जैसे आम लोगों के, बहुत सारे आम लोगों के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, जो सस्ते हॉस्टल ढूंढते हैं, कम किराया देना पड़े इसलिए हॉस्टल ढूंढते हैं। और वहां पर बच्चों को, जब हमारे बच्चे सपना पूरा करने जाते हैं, हमें सुपुर्द कर दिए जाते हैं सफेद कफन में। संतोष जी, पटना जो है पूरे बिहार का कोचिंग हब है। जो बच्चे कोटा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो लोग सब आकर के पटना में ही हॉस्टल लेते हैं, और पढ़ने की वो लोग की कोशिश होती है। सबसे पहले आप ऑडिट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं पूछती हूँ, क्या ये हॉस्टल वालों के पास लाइसेंस होता है हॉस्टल चलाने का? ये जो फूड लाइसेंस इनके पास होता है? क्या फ्रॉम टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होता है कि हॉस्टल में सही खाना मिल रहा है कि नहीं, एक व्यवस्थित तरीके से बच्चों को रखा जा रहा है कि नहीं, एक सही रेट तय किया गया है कि नहीं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉस्टल वाले ने लाइसेंस लिए है कि नहीं? ये इन चीजों को जब तक कड़ाई के साथ सरकार नहीं इंस्पेक्शन कराएगी तो हॉस्टल में इस तरह के कांड होते रहेंगे, रेप होते रहेंगे। और दुर्भाग्य कि ये जो इन पर्टिकुलर ये जो शंकर गर्ल्स हॉस्टल है, ये तो सेक्स रैकेट का अड्डा था। हॉस्टल के बाहर आप देखें स्मैकर्स की भीड़ रहती थी, शराब पीने वाले मनचले लड़कों की वहां पे जमावड़ा जमता था। क्या कभी पुलिस देखने नहीं गई? क्या कभी पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, जो पुलिसिंग करती है, क्या उन्हें कभी दिखाई नहीं दिया कि ये गर्ल्स हॉस्टल के बाहर किस तरह का क्राउड है? अगर दिखा तो कभी वो इसको सीरियसली लिए क्यों नहीं? और आज भी जिस तरह से पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अगर आप प्रशासन पे छोड़ दें, कानून पे छोड़ दें, तो वो कभी नहीं कहेंगे कि बलात्कार हुआ था। अगर आप हॉस्टल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को माने तो सिर्फ बलात्कार नहीं, चांसेस है कि मल्टीपल लोगों के साथ बलात्कार उस बच्ची का हुआ था। अगर आप इन चीजों को माने तो ये एक मर्डर है। इसको भले ही पुलिस आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रही है, बट दिस इज एब्सोल्युटली मर्डर। आप रोशनी जी जो एसआईटी की टीम में घुसी जा रही है, किस हैसियत से जा रही है? उनका तो इस इन्वेस्टिगेशन में है नहीं नाम।
फिर आखिर ये जो पूरा पुलिसी तंत्र है किसको बचा रहा है, क्या क्या सबूत दबा रहा है। मैं हॉस्पिटल को भी दोष नहीं दूंगी, इसलिए दोष नहीं दूंगी क्योंकि सब जान रहे हैं कि उनका वस्त्र इधर उधर बच्ची का कर दिया गया। क्यों पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है? इतने दिन हो गए, आज तक एक सबूत नहीं मिला, एक निष्कर्ष पे नहीं हम लोग पहुंचे। सम्राट चौधरी ये जरूर कहते हैं जो दोषी है वो पकड़े जाएंगे, मात्र बोल देने से नहीं होता है, इससे जनता सेटिस्फाइड नहीं होगी। वो कर क्या रहे सम्राट चौधरी जी? गृह मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भी बयान आया? देश के मुखिया है, बस कह देने से कि कानून का राज है, कोई पकड़े नहीं जाए, जो दोषी है वो बचेंगे नहीं, पकड़े जाएंगे, करने से कुछ नहीं हो जाता है। शराबबंदी जब हुआ था उस समय मैं भी विधायक थी, हम लोगों ने समर्थन किया, लेकिन ये शराबबंदी क्या ये सक्सेसफुल है? शराब पी करके रेप किया जाता है, जिसका रेप करना है उसको शराब पिला दिया जाता है। जब तक सरकार अपनी आंखें नहीं खोलेगी, जब तक प्रशासन किसी के दबाव में काम जब तक करते रहेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि आरोपी कौन है, दोषी कौन है। सभी हॉस्टल में इंस्पेक्शन करना चाहिए, हॉस्टल लाइसेंस है कि नहीं, फूड लाइसेंस है कि नहीं, प्रॉपर व्यवस्थित है कि नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं गर्ल्स के लिए। अगर इन चीजों का ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्ची पढ़ेंगी नहीं, और हम लोग को अफसोस होगा कि ये 25 साल 20 साल का जो मौका मिला ये डबल इंजन की सरकार के लिए, इसमें बच्चियां का सिर्फ विनाश हुआ है, बलात्कार हुआ है, वीडियोस वायरल हुए हैं, और मजबूरीवश उन्हें घर की चार दीवारी में कैद करके रखा जाने लगा है। मनीष जी, ये जो लाइसेंस मिलता है पटना में, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स का हब है जैसा मैंने पहले भी कहा, ये किस बिहाफ पे मिलता है? कि कोई अपना घर किराए पर दे सकता है तो उसके लिए तो हमें पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, लेकिन ये जो हॉस्टल चला रहे हैं इनके लिए कोई लाइसेंस की सुविधा है, लाइसेंस की व्यवस्था है? यहाँ पर जो खाना मिल रहा है वो किस क्वालिटी का मिल रहा है? यहाँ पर जो लड़कियां रहने जा रही हैं उनके लिए सुरक्षा के क्या मानक तय किए गए हैं? इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है? देखिए संतोष जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो किसी घटना से ही आदमी सबक लेता है। संविधानविदों ने जब संविधान का निर्माण किया था तो उन्होंने यह कल्पना भी नहीं की थी कि बच्चे भी अपराध कर सकते हैं, और शायद यही वजह है कि जुवेनाइल एक्ट की ज़रूरत उन्होंने नहीं समझी थी तब। अगर उनकी कल्पना में ऐसा होता कि छोटे छोटे बच्चे भी अपराधी हो सकते हैं तो शायद यह कानून तभी बना दिया गया होता। ये जो घटना घटी है यह बड़ी दुखद घटना है, और इस घटना के बाद चूँकि कई बार इस पर डिबेट हो चुका है, महिला आयोग ने भी प्रशासन से, पटना प्रशासन से जवाब तलब मांगा है और पूरी रिपोर्ट मांगी है इस विषय पर। मुझे लगता है कि महिला हॉस्टल हो या बॉयज़ हो और गर्ल्स जो भी हॉस्टल्स हैं, उनके लिए एक कड़े कानून की आवश्यकता निश्चित रूप से है, उनके लिए एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और अगर बात उठी है, बात निकली है, अगर इस प्रकार की घटना घटी है तो आगे निश्चित रूप से इस पर कड़ी कार्रवाई होगी और सख्त कानून भी बनाए जाएंगे। लेकिन मैंने शुरू में कहा संतोष जी कि कभी कभी कुछ चीज़ें आदमी के अंदाजे में नहीं होती। बिहार में चूँकि बच्चे, अभी अजय जी ने भी स्वीकार किया कि बहुत बच्चे नीट, रुड़की और कोटा नहीं जा पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक बहुत बड़ा वर्ग है, बच्चों का एक बड़ा समूह है। पटना का तो कई ऐसा इलाका है जहाँ सिर्फ बच्चे और बच्चियाँ ही रहते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पटना में बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती हैं। ऐसे में निश्चित रूप से अभी तक यह मसला मुझे लगता है कि वह ध्यान में नहीं आ पाया होगा, और इस घटना के बाद सरकार इसको त्वरित कार्रवाई, महिला आयोग ने जो मांगा है उसके बाद मुझे लगता है कि इस पर भी जरूर कुछ न कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे। मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि ये जो बच्चे आ रहे हैं, खासकर जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं या आर्थिक तौर पर कमजोर परिवेश की जो बच्चियां हैं, उनको ये कह दिया जाता है कि इनका ताल्लुक का फला गलत तरीके से फला शख्स के साथ हो गया था, इस वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। सुसाइड उसको एंगल देने की कोशिश की जाती है, जैसे कि संवेदना वाले मामले में हुआ, जहानाबाद की बेटी के मामले में हुआ। यह क्यों हो रहा है? ये जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए जो लोग हैं, जो पढ़ने आ रहे हैं, सपने देखने आ रहे हैं, वो आखिरकार सिंडिकेट के टारगेट पर कैसे आ जा रहे हैं?
सिंडिकेट उन्हें कैसे बहला फुसला ले रहा है? संतोष जी, ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की घटनाएं सिर्फ बिहार में होती होंगी। सेक्सुअल हरासमेंट पूरे देश में होता है और पूरी दुनिया में होता है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, यह एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन जब आप हॉस्टल्स के विषय पर जब डिबेट आज रखे हैं, मुझे लगता है कि वो गरीब बच्चे जो मुश्किल से 1500-2000 रुपये का किराया लेकर रूम लेकर रहते हैं, 3000 रुपये का रूम लेकर रहते हैं अगर यहाँ पर पटना में, तो जितने भी मैंडेटरी हॉस्टल्स के लिए सरकार बनाएंगी, जितने भी कानून और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ज़रूरी बनाया जाएगा, मुझे लगता है कि उनके रहने की व्यवस्था भी उतनी महंगी होती जाएगी, जो एक कड़वी सच्चाई है। इस बात से इनका, लेकिन हाँ, उसके लिए कोई डिसिप्लिन ना हो, कोई कानून ना बने, इसीलिए कि हॉस्टल्स महंगे हो जाएंगे, रखरखाव महंगा हो जाएगा, तो उसका आर्थिक बोझ बच्चों पर पड़ेगा, यह भी उचित नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों को यहाँ पर इस संदर्भ में ध्यान में रखना पड़ेगा संतोष जी, कि बच्चों की सुरक्षा भी हो और उनके लिए एक अनुशासन भी हो, उनके अच्छे रहन सहन की भी व्यवस्था हो, उनकी सुरक्षित रहन सहन की भी व्यवस्था हो। इसकी जिम्मेवारी सरकार को और प्रशासन को लेनी पड़ेगी, इससे कोई भाग नहीं सकता है। अरुणिमा जी, ये जो पूरा मामला है, दोनों मामले जो हैं, जिसमें एक तरफ औरंगाबाद मामले में आज भी पुलिस का एक स्टेटमेंट आया है कि महिला का सुसाइड नोट मिला, माफ कीजिएगा, बच्ची का सुसाइड नोट मिला और एफएसएल सुसाइड नोट की जांच कर रही है। उसमें एक बात की पुष्टि हुई कि गर्ल्स हॉस्टल में कोई एक लड़का था जो पहुंचा था, इस बात की पुष्टि हुई। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा को ताक पर रखकर अगर बच्चियों के नजदीक तक कोई पहुंच पा रहा है, तो फिर गर्ल्स हॉस्टल नाम ही क्यों दिया जा रहा? गर्ल्स हॉस्टल में बच्चियों को क्यों भेजें अपने मां बाप? जी संतोष जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरे पटना में अभी मैं वक्तव्य भी उनका सुन रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वो ये जब बात बोल रहे थे कि अभी ये कांड हुआ है तो आगे इस पे विचार किया जाएगा। बिहार में कितनी लड़कियां मरेंगी, कितनी लड़कियां बलि चढ़ेंगी, इस तरह का प्रकरण आए दिन होता है। 2 कांड सामने आए, हजारों कांड पीछे हैं। ये जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके पीछे जो चल रहा है, आपको याद होगा गायाघाट रिमांड होम कांड, वहां क्या था? वहां भी इसी तरह का कांड था। तो ये गर्ल्स हॉस्टल में कड़े ना किसी भी तरह का कोई कानून नहीं, लड़कियां आती हैं अगर गरीब तबके की। ये बहुत सवाल करना बहुत आसान है संतोष जी, जो वो लोग कह दे रहे हैं कि गरीब तबके की लड़कियां चली जाती हैं, संलिप्त हो जाती हैं। अरे क्यों होती हैं? गर्ल्स हॉस्टल में लड़कों का आगमन होता ही क्यों है? अगर इस तरह का कोई कानून नहीं मान रहा है तो वो बंद कर दिया जाए। अभी भी पटना में जितने भी गर्ल्स हॉस्टल हैं, जितने भी, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में गांव की लड़कियां आजकल हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी है, सब पढ़ने के लिए यहाँ भेज देते हैं, लेकिन यहाँ उनके बदले उनको धंधा अगर कर रहे हैं तो धंधा हो क्यों पा रहा है? क्यों उनको कानून से नहीं बांधा गया है? कहे वहां क्यों लड़के गुजर रहे हैं? इस पे बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। और अगर कोई आवाज उठाए तो उनको दबाया जाता है। मैं उसका प्रमाण देती हूँ आपको। इस कांड के लिए कुछ महिलाएं डॉक्टर्स के पास गईं तो वहां उनको भी डराया गया, तो महिलाओं के लिए आवाज भी कोई ना उठाए। ये कैसा क्या हो रहा है? संतोष जी, बहुत धन्यवाद है कि टीवी 18 के इतने ज्यादा आपने जो इस बात को उठाया है, तो इतनी कार्रवाई हुई है। लेकिन आपको पता है 1000 से ज्यादा लड़कियां इससे पीड़ित हैं। ये अगर सामने आ गई तो ये कांड बंद होगा, अदरवाइज कुछ कोई नहीं करते हैं और ये बहुतर संख्या में बढ़ती ही जा रही है। जी, असिनाथ तिवारी जी की तरफ जा रहा हूं मैं। असिनाथ तिवारी जी, मामला बड़ा सेंसिटिव है, आप इस पूरे मामले पर नजर भी रखे हुए हैं। आज मैं समझना यह चाह रहा हूं कि चूंकि पटना एजुकेशन का हब के तौर पर खासकर पूर्वोत्तर में तो उभरा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड,
ये मध्य प्रदेश, यहाँ के लोग पटना में आकर कोचिंग करते हैं। ये जो गर्ल्स हॉस्टल, चूंकि मेरा सवाल करने का भी मन नहीं कर रहा, मेरा मन इतना कसैला हो रहा है, मैं मन कर रहा है कि किधर जाकर बैठ के आराम से सोचूं। मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूं कि ये जो गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर, खाने के नाम पर, क्योंकि तमाम खबरें आप, और चूंकि आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं, आपने उस समय भी आप देखते होंगे कि खराब खाने की वजह से बच्चे बीमार पड़ गए, मौत हो गई। सुरक्षा आप देख ही रहे हैं, दो मामले सामने हैं। सुसाइड घोषित करने की बहुत जल्दबाजी में पुलिस है। इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के हॉस्टल में लड़के घुस जा रहे हैं, और इसको लेकर अभी तक, चूंकि मैं समझना चाह रहा था, मेरी जानकारी में नहीं है या वाकई कोई कानून है बिहार में नहीं है। नहीं संतोष जी, इसमें 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो सेक्स रैकेट ये पूरी दुनिया में है, और ये बहुत बड़ा बाजार है इसका, बहुत बड़ा कारोबार है इसका। हमारा देश इसको जब मान्यता नहीं देता तो हमारे देश में इसके खिलाफ कानून का पालन भी ठीक ढंग से होना चाहिए। अब कानून का पालन कौन करेगा? कानून का पालन करेगी पुलिस, और बिना पुलिस के संरक्षण के कोई रैकेट नहीं चलता है। सिर्फ यही रैकेट नहीं, दूसरे भी जो रैकेट है वो बिना पुलिस या संरक्षण के चलते नहीं है। असली संकट यहां आके खड़ा होता है। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने बैठे हैं संतोष जी, उसमें बड़ी संवेदना दिखाते हुए हमें यह भी तय करना होगा कि हम कोई ऐसा वातावरण न क्रिएट कर दें कि लोग अपनी बच्चियों को बाहर भेजना ही बंद कर दें या डरने लगे भेजने से। यही हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, जहां से पढ़ के बच्चियां डॉक्टर इंजीनियर भी बनी हैं, इसी बिहार में बनती हैं। और यही गर्ल्स हॉस्टल है जहां ये कुकृत्य भी हो रहे हैं। तो हमें इसकी चिंता करनी होगी। मेरा एक जेंटल सुझाव होगा, सरकार अगर मान ले तो, क्योंकि असली दिक्कत है जिम्मेदारी का तय नहीं हो पाना। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो किसको जिम्मेदार माना जाए? आप देखिए ना, आप ठीक है पुलिस की मिलीभगत से सब चलता है, लेकिन आप ही पुलिस अफसर होते, मैं ही पुलिस अफसर होता, तो फौरी तौर पर ये किसे पहला जिम्मेदार मान लिया जाता? ये बड़ा संकट का विषय है, जिम्मेदारी का तय नहीं होना। तो मेरा एक सुझाव है सरकार को, और मुझे लगता है कि सरकार को काम कर ही देना चाहिए। समाज कल्याण विभाग के पास फंड होता है। जिस तरह से हम तमाम सुविधाएं डेवलप कर रहे हैं, तमाम काम अलग अलग तरीके के कर रहे हैं, जितने भी ऐसे बड़े सेंटर हैं जहां दूर दराज की बच्चियां पढ़ने आती हैं, वहां हम अधिक से अधिक संख्या में सरकारी हॉस्टल बनाएं। सरकारी हॉस्टल में सरकारी वार्डन नियुक्त हो, सरकारी हॉस्टल में समाज कल्याण विभाग की महिला पदाधिकारी नियुक्त हो, सरकारी हॉस्टल में सरकारी डॉक्टर नियुक्त हो, सरकारी हॉस्टल की कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि पेरेंट्स उसकी मॉनिटरिंग कर सके, दूसरे लोग उसकी मॉनिटरिंग कर सके, ताकि वहां भी गड़बड़ी ना हो। हमें इस तरह का सिस्टम खड़ा करना होगा ताकि उन लोगों के चंगुल में जाने से बच्चियां बच जाए। देखिए बच्चियां हैं, गांव देहात से आई, उन्हें बहकाया जा सकता है, इसमें उस बच्ची को हम दोषी नहीं मानेंगे। धीरे 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 इंजेक्ट करते 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 उसको गलत लाइन पे धकेला जा सकता है। तो उसे बचाना हमारा दायित्व है, समाज का दायित्व है, सरकार का दायित्व है, उस बच्ची का दायित्व नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, सरकार को इस पर काम करना होगा। विपक्ष के तौर पर हमें भी इसमें सरकार को सहयोग करना होगा। और एक फिर आग्रह करूंगा, ऐसा कोई वातावरण न बनाया जाए जिससे भय का माहौल पैदा हो जाए और लोग अपनी बच्चियों को बाहर भेजना बंद कर दे। हमें बच्चियों को घर से निकालना है, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी है। आपका डर बहुत वाजिब है। ये डर मैं इससे मैं भी डरा हुआ हूं, क्योंकि 2-3 दिन पहले जब शंभू हॉस्टल पर छात्राएं के जो परिजन आए थे, वो सामान लेकर जा रहे थे, उनके वो स्टेटमेंट मैंने सुने थे। वो ये कह रहे थे कि हम ऑनलाइन पढ़ा लेंगे या नहीं पढ़ाएंगे, घर में रखेंगे, हमें बच्चों की लाशें नहीं चाहिए, हमें उन्हें सक्सेस करने की कीमत पर हम उनकी लाशों को नहीं देख सकते, कफन में लिपटी हुई बच्चियां नहीं देख सकते। ये उनके स्टेटमेंट थे। नहीं देख सकते, कोई माँ बाप नहीं देख सकता सर, कोई माँ बाप ये क्यों देखना चाहेगा? हम आप नहीं देखना चाहते, हम आप अगर माँ बाप नहीं भी हैं उनके, तो हमको आपको इतना दुख होता है, तो जो उनके माँ बाप है उनको कितना दुख होता होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें कोई ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, सरकार का समाज कल्याण विभाग इस पर विचार करे। पटना एक सेंटर है जहां राज्य भर के बच्चे पढ़, नेपाल से भी बच्चे यहाँ आके रहते हैं पढ़ने। संतोष जी आपको मैं बता दूं, कुछ पड़ोसी हमारे जिले हैं जैसे देवरिया, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, यहाँ के भी बच्चे यहाँ आते हैं।
तो हमें इनकी सुरक्षा की जवाबदेही लेनी होगी। हम सुरक्षित तरीके से इन्हें कैसे बेहतर भविष्य दे सके, इसकी जवाबदेही लेनी होगी, समाज को लेनी होगी, हमारी सरकार को लेनी होगी। इसलिए ठीक है, पुलिस अफसर तो लीपापोती करने में पहले दिन से ही जुट गए, इससे यह संदेह पुख्ता हो गया समाज में कि इसमें पुलिस की मिलीभगत है। लेकिन अब क्या करें, तो कोई रास्ता निकालना है तो बेहतर है कि हम सुरक्षित हॉस्टल्स बनाएं, ज्यादा से ज्यादा कमरों के अधिक से अधिक संख्या में हॉस्टल्स बनाएं और इन बच्चियों को रहने के लिए हम सरकारी सुविधा दें ताकि वो सुरक्षित रह के पढ़ाई कर सके। ठीक, मनीष जी छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। नहीं देखिए, मैं आज आशीष जी की बात से बहुत प्रभावित हूँ। निश्चित रूप से ऐसे विषय जो है वह राजनीति के विषय नहीं होते हैं या चिंता का विषय है, और समाज में निश्चित रूप से ऐसा माहौल नहीं खड़ा हो जिससे दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से जो अभिभावक अपने बच्चों को शहरी क्षेत्रों में पढ़ने के लिए भेजते हैं उनके साथ कठिनाई हो, कहीं न कहीं उनका भविष्य अंधकार में हो। लेकिन एक और विषय, कई विषय इसमें उठता है। एक और विषय, अब जैसे कि बोर्ड करने के बाद बच्चियां या बच्चे एडमिशन तो अपने लोकल स्कूल में करा लेते हैं, अटेंडेंस उनका कैसे बनता है नहीं बनता है, और पटना रख के हॉस्टलों में एक बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी संख्या। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि व्यावहारिक और नैतिक और सैद्धांतिक दोनों पक्ष है, कई पक्ष है इसमें, उसको देखना पड़ेगा। वो बच्चे आज आकर महीनों महीना पटना रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, उनका अटेंडेंस किस आधार पर ग्रामीण स्कूलों में, उनके +2 के स्कूलों में बनता है, फिर यह विषय अगर मुझे नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए उठाता हूं कि देखिए ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान निश्चित रूप से बड़ी गंभीरता से निकालना चाहिए। ये धरना प्रदर्शन, पुलिस, सरकार इसको बदनाम करने या घेरने का विषय नहीं है। इस पर सभी तत्वों को, सामाजिक संस्थाओं से लेके, क्योंकि जिस SHO रोशनी ने वो पहली रिपोर्ट दी, अगर उसको मैं और आप सच मानकर बैठ जाए तो फिर क्या हुआ था जहानाबाद की बेटी के साथ? उसने सुसाइड कर लिया। SIT आई ना। देखिए संतोष जी, रेप के केस को वेरीफाई करने के लिए एम्स में उसकी, मैं संतोष जी कहूंगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एम्स में भेजा गया। देखिए, सरकार, कोई एक व्यक्ति, कोई एक पार्टी गलत हो सकता है, पूरी व्यवस्था की मंशा गलत कैसे हो सकती है? ठीक, और अगर ऐसा है, थोड़ा सा कम है, आज अगर हम सबका एक जांच निष्कर्ष पर नहीं आया, इसका मतलब जी एजिया जी, ये जो जन सरोकार की बातें इलेक्शन के समय पर होती हैं, सत्ता पक्ष है विपक्ष, आज ना सत्ता पक्ष है कोई ना विपक्ष है, आज सब माँ बाप हैं, आप भी मैं भी, और जो माँ बाप नहीं है वो कम से कम भाई बहन तो होंगे। ये जो जन सरोकार की बात होती है, ये फिर पॉलिटिक्स में नजर क्यों नहीं आती? संतोष जी, जो सत्ताधारी है, इनसे अगर आप इस तरह का सवाल करेंगे तो वो 25 साल पीछे जाते हैं। वो हकीकत देख ही नहीं पाते हैं कि हकीकत में आज के दिन में क्या हो रहा है। सिर्फ एक जहानाबाद की बच्ची जो पटना कोचिंग में पढ़ने आई, ये एक मामला है, क्योंकि पटना में हम लोगों ने आवाज उठाई, सब लोगों ने आवाज उठाई, राजधानी का मैटर था, लोगों को पता चला। लेकिन क्या बक्सर, खगड़िया, सोनपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, जितने अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ जो इतने सारे बलात्कार और मर्डर 4 साल 6 साल की बच्चियों के साथ हो रहा है, कभी इसकी चर्चा होती है? कभी भी नहीं। सरकार को बच्चियों की अगर सुरक्षा चाहिए, चाहती है कि लड़कियां बिहार के आगे बढ़े, तो आपको सुरक्षा देना होगा, रखना पड़ेगा। बार जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। हॉस्टल कांड अगर आप करते रहेंगे तो जो लड़कियां हैं वो पढ़ेंगी नहीं, 4 दीवारी में पेरेंट्स उनको रखेंगे। संतोष जी देखिए, माहौल तो हमारी सरकार ने पिछले 20 वर्षों से इतना बढ़िया बनाया कि हमारी घर की बच्चियां पटना आकर पढ़ने का साहस तक जुटा ली है। मैं आज 20 वर्ष पहले नहीं जाऊंगा, ये 20 वर्ष में ही ये माहौल बना है कि बच्चियां घर छोड़कर अकेले पटना में रहकर पढ़ती भी हैं, और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां गर्ल्स हॉस्टल्स भी है और पुरुष हॉस्टल्स भी हैं। वहां देखिए आप, सुरक्षित रहती है बच्चियां, कहां कोई दिक्कत है। हाँ, बिल्कुल आपने जो कहा और जो आपके चैनल ने उठाया है इस मामले को, इस मामले में बिल्कुल इस एक नियमावली होना चाहिए बच्चियों के लिए कि वहां कोई जगह सरकारी हॉस्टल क्यों नहीं हो सकते, उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों क्यों नहीं रह सकते, उनके लिए दोनों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? बच्चे तो देखिए इतनी बड़ी, देखिए इतनी, मैं इनके बात से असहमत नहीं हूं, सहमत हूं,
लेकिन इतनी बड़ी संख्या में शायद ये व्यवस्था होना बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है, एडमिशन कराए हुए हैं वो किस बहुत आसान नहीं है। इसलिए और दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा सा उसके परिवार को भी अपने बच्चे से कनेक्ट रखने की जरूरत है, क्योंकि जो रैकेट चल रहा है उस रैकेट में आखिर बच्चा क्यों जाता है ना कि परिवार ट्रेस थोड़ी कर सकता है, और हर माँ बाप को लगता है कि उसके बच्चे ठीक चल संतोष रहे जी हैं, देखिए, सही रास्ते पे परिवार कहीं भी रहे, अगर अपने अरुणिमा जी बच्चे से से कोई अपने सुझाव ले लो। परिवार से कनेक्ट रहे तो वो कंफर्ट जोन में रहता है। जी अरुणिमा जी, मैं कहना चाहती हूँ सबसे पहले संतोष जी, ये दोनों के लिए सीबीआई जांच की हमारी ओर से मांग है, हम लोग ये चाहते हैं। दूसरी बात, जितनी भी गर्ल्स हॉस्टल है उन सबको कड़े नियमों से बांधा जाए, चाहे उसका भाई ही क्यों ना हो, उस परिसर में कोई एक मर्द नहीं आना चाहिए। आज इतनी लड़कियां महिलाएं भी हैं काम करने वाली, उसमें काम करने के लिए भी महिलाएं ही रहनी चाहिए। इन नियमों से बांध करके जो रखे उन्हीं को दिया जाए कि वो गर्ल्स हॉस्टल चलाए, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। ये नियम बनने ही चाहिए, अविलंब इनको लागू करना चाहिए। क्योंकि इनको कुछ लोग कह रहे हैं, हमारे राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी बहुत अच्छा चल रहा है। आप 2 लड़कियों का कांड सामने देख रहे हैं इसलिए आप बोल रहे हैं अच्छा चल रहा है। आपको नहीं पता है कई लड़कियां अभी भी, क्यों कोई लड़कियां ये सर्च कर रही हैं कि हाई डोज कितने डोज ले तो मरेंगे। आखिर उन लड़कियों पे किस तरह की मानसिक प्रताड़ना की जा रही है कि वो लड़कियां मरने की तरफ जा रही हैं। ये भी तो कांड है। तो इन सब कांड से बचने के लिए कड़े से कड़े कानून अविलंब लागू करके प्राइवेट हॉस्टल्स को भी इसमें बांधना। एक मिनट आपके पास। संतोष जी, न तो 90% गर्ल्स हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनका कोई ऑडिट नहीं है। ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा न डाले। सरकार की पुलिस भ्रष्ट हो गई है, तमाम तरह के नेक्सस और रैकेट चला रही है, यह भी सरकार की नाकामी है। सरकार को भी अपनी नाकामियों पर ध्यान देना होगा और समाज को भी यह देखना होगा कि अगर सरकार जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है तो समाज भी सरकार को मजबूर करे। ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है संतोष जी। हमारी बेटियां, हमारी बहनें सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। कोई इससे मुंह नहीं मोड़ सकता। और एक हमारे गांव में कहा जाता है ना कि बहन बेटी सबकी साझा होती है, उसमें सियासत नहीं देखी होती है और क्या, उसमें अपना पूरे गांव की मर्यादा होती है। गांव की बेटी, हाँ, वो जो शादी होती है तो सब उसमें मदद करते हैं। तो अगर समाज को सब यही सूत्रवाक बना ले कि बहन बेटी सबकी साझा होती है, तो फिर ये जो चल रहा है पटना गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर, इस पर भी रोक लग सकती है। तमाम मेहमान मेरे साथ